बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, शहर कायद कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज हुआ। ज़ोरदार धमाका हुआ जामा कराची में और वैन में जो असातिज़ा सवार थे वो हलाक हो गए। इन 4 अफराद में 3 चीनी बाशिंदे भी शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ की जानिब से बताया गया कि जो जामा कराची में कॉन्फ्यूशियस डिपार्टमेंट हैं जहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्सेज़ होते हैं या दीगर मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, वैन वहाँ से डिपार्टमेंट और जामा कराची की हदूद में दाखिल हो रही थी, तब ये ख़ुदकुश हमला हुआ जो अब तक की इत्तलात सामने आई है जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इस पर भरपूर इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। इसमें चूँकि चाइना के साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं और जो पाकिस्तान के छुपे हुए दुश्मन है और असली दुश्मन है वो हमेशा जानबूझकर इरादी तौर पे ऐसे वार करते हैं जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में भी दरारें पड़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कराची धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की जानिब से, साबिक़ सदर आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सब की जानिब से इसकी मज़म्मत की गई और की भी जानी चाहिए, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है और ऐसे में इस तरह की वारदात करना किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। इतलात आ रही हैं कि ग़ालिबन BLA ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। इस वाक़े की जो भी तहकीकात आएंगी, उम्मीद और तवक्को यही है कि जो इसमें लोग मुलव्विस हैं इन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी ताकि इस तरह के कभी फेल दोबारा न दोहराए जाएँ। हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। मुल्क की सियासत की तरफ अगर हम आएँ तो आज हमने देखा इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स ने एहतजाज किया और उनकी जानिब से जो एक बात की जा रही है, मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुबैना तौर पर जानिबदार है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी पेशावर में तकरीब से खिताब किया और उन्होंने मुतालबा किया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन पर एतमाद नहीं रहा। और उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाएगी, सोशल मीडिया पे मुज़ाहरे किए जाएंगे, सिग्नेचर मुहिम चलाई जाएगी। और इसके जवाब में आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वर्कर्स इलेक्शन कमीशन जाते हैं तो उन्हें वहाँ जाकर फ़ौरन फंडिंग का जवाब देना चाहिए और जब अदालतें इन्हें तलब करती हैं तो फिर एहतजाज जो है वो शुरू हो जाता है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे आज इस बात को दोहराया कि जो इंतखाबात हैं वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर होंगे, किसी के कहने, एहतजाज या ख्वाहिश पर नहीं होंगे। लोड शेडिंग के हवाले से उन्होंने अहम बात की, चूँकि अवामी नुक्ते नज़र से बड़ा अहम इशू है। उन्होंने कहा 1 मई से लोड शेडिंग जो है इसका खात्मा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस सिलसिले में आज एक आला सतही इजलास को भी चेयर किया और उन्हें बताया गया कि 27 में से जो 20 पावर प्लांट्स हैं वो फाल बना दिए गए हैं। ईंधन की फराहमी को लिए एक मरबूत निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने साबका हुकूमत पे नुक्ताचीनी की और उन्होंने कहा कि जो आज के हालात हैं उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस सियाक व सबाक के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। 3 शख्सियात मेरे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ हम आपसे करा देता हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं। मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आज हमारे साथ आप नशिस्त कर रहे हैं। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट है, अपना शो करते हैं, शौकत पराचा साहब, उन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और बज़रिया स्काइप कराची से हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। चूँकि शहर कैद कराची से हमने खबर का आगाज़ किया था, मैं चाहूँगा आप लोगों की इजाज़त से आफ्ताब साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आफ्ताब साहब क्या कहेंगे सर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, आप कराची में मौजूद हैं, हम आप यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया, इस पर आपके क्या तासुरात है, फिर आगे बढ़ते हैं, पहले इस पर आपको ओपिनियन लेना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया अनवार भाई और डॉक्टर साहब को और चीमा साहब, प्राचा साहब को मेरा जो है बहुत बहुत सलाम। और ये रमज़ान आखिरी अशरा चल रहा है, लेकिन बाबरकत रातें हैं, बाबरकत दिन है। मेरी आपसे और आपके दोनों पार्टिसिपेंट से, अपने भाइयों से दरख्वास्त है कि अपने लिए, मेरे लिए, मेरी घर वालों के लिए और इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के अमन के लिए आप खुसूसी दुआएं करें। सियासत हमारी होती रहेगी, सियासत हमारी इशूज़ के ऊपर है, लेकिन अगर ये मुल्क सलामत है, ये मुल्क की तरह कायम दायम है तो हमारी सियासत और हमारी सहाफ़त भी कायम दायम है। देखिए, आज का जो वाक़या है ये बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या है। जब मुझे सुबह मैंने एकदम एक मेरे सामने से स्लाइड गुजरी कि जी एक धमाका हो गया, मैंने पहले ये समझा कि शायद किसी गया, क्योंकि इस आप अक्सर आपने देखा होगा वैनों पे, रिक्शाओं में इसमें जो गैस सिलेंडर होते हैं
तो इस तरह मैंने कहा। लेकिन जब अभी मैं उसकी भी एक वीडियो देख रहा हूँ कि जहां पर वो मिनी बस आ रही है, हाईएस आ रही है, और उसके साथ साथ एक खातून खड़ी हुई है वहां जी। पर, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये खुदकुश हमलावर हैं, तो मैं बहुत ही मुझे तकलीफ हुई, इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के अनासिर मौजूद हैं कि जो खवातीन, बच्चों को और सादा लोगों को इस्तेमाल करते हैं। और मकसद क्या है ये किसी को नहीं पता। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना, जी। इस मुल्क की तरक्की को रोकना, सी पैक का मामला है और बहुत सारे मामला हैं, जिसकी बुनियाद पर मैं आज ये सवाल करने के लिए हक बजानिब हूँ कि ये सारी वो पार्टियां जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी, है, वो पार्लियामेंट के अंदर हमसे ये मुतालबात कर रही थी कि जी हमारे मसाइल है, हमारे मिसिंग पर्सन है, हमारी तरक्याती काम है, हमारे ये चीज़ें वो चीज़ें हैं, और इस बुनियाद पर हम आपसे अलग होते हैं क्योंकि आपने हमारी से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। जबकि अनवार भाई, एक बंदा भी इन 3 सालों में मिसिंग हमारे दौर में नहीं हुआ। एक बंदा भी कोई ये कह दे कि हमने किसी एक जगह पर कोई ऐसी कार्रवाई की हो या कोई आपके सामने आपने आप ठीक। साफी के हैं बहुत, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये माजी की जो बैगेज था वो हमारे हिस्से में आया, और उसके बाद वो ये अब आगे जाएगा। अब ये देखिएगा कि ये अब आज के बाद आप ये देखिएगा कि ये फिर मुतालबात होंगे कि मिसिंग पर्सन के, ये इसी तरह चलता रहा जाएगा, जिस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तो क्लियर कैरेटिकली कह दिया कि जी कोयटा के अंदर के जी हम उन कुव्वतों से बात करेंगे जो जिम्मेदार हैं। अब मुझे नहीं मालूम वो कुव्वतें कौन है क्या है, लेकिन इस किस्म के हादसात जो है मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने में बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और इसमें कोई सियासत करने के बजाय इसके असबाब को तलाश करने की जरूरत है। ठीक है, फेयर एनफ। चीमा साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? फिर मैंने कहा फिर हम आते हैं क्योंकि इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ दिया है। जी देखिए, आफ्ताब भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये बड़ा दर्दनाक वाक़या है, और इसकी जब तहकीकात होंगी तो मुझे यकीन है कि इसका खुरा जो है हमारे जो दुश्मन हैं मुल्क, उनकी तरफ ही जाएगा। आलाकार, लेकिन देखिए बात यह है कि आलाकार वो जिनको चाहें इस्तेमाल करें, यहाँ हर जगह दुनिया में हर जगह आलाकार मिल जाते हैं, उनके लिए काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, जो ये है कि अपनी मजबूरियों के बिना पर पैसों की वजह से उनको लोग ख़रीद लेते हैं और अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आफ्ताब भाई कह रहे थे कि औरतें और बच्चे, और उनको ये है कि बेचारे सादा लोग उनको पता ही नहीं है कि किस मकसद के लिए हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि तंजीमें बनी हुई हैं कल देखें बात यह है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं। इनके पीछे भी अगर आप गौर करें तो ये है कि हमारे दुश्मन मुल्क जो है, ख़ास तौर पे इंडिया, इसका खुरा जो है वही मिलेगा। क्योंकि देखें ये वो लोग हैं, कुछ ममालिक, बस ख़ास तौर पे इंडिया, कुछ और भी हैं जिनको पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है वो गवारा नहीं है। ठीक, जिनको ये वो यानी टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है कि चाइना का यहाँ पे इस तरह का किरदार हो। सी पैक उनकी नज़रों में खटकता है। बात यह है कि ये जो है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती, ये उनकी नज़रों में खटक रही है और बड़े अरसे से, और इस तरह की मजमूम हरकतें वो करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, आपको ये बिल्कुल सही है क्योंकि है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाना है चाइना, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का ज़ाहिर है कि यानी ये इस मौके पर ये इस तरह की हरकतें करना ज़ाहिर बिल्कुल वाज़ेह है, उनके मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल ये है कि ये सब के सामने आया होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए कि इस तरह के मजमूम हरकतें करके, इस तरह की शर्मनाक हरकतें करके, इस तरह के गैर इंसानी फेल करके वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो दोस्ती है उसमें दरारें नहीं डाल सकते इंशाअल्लाह। मिसिंग पर्सन्स की बात की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कोयटा भी गए थे, उन्होंने बयान भी दिया था। आफ्ताब जहांगीर साहब जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जिनके बारे में, जिन कुव्वतों के बारे में ये लोग जो मुतासरीन हैं या उनके लवाकिन हैं, उनको ये शक है या उनकी जो उनकी तरफ इशारा वो करते हैं, तो ये है कि उनसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम बात करेंगे। अगर ये है कि ये है कि वाकई उनका कोई किरदार है या कुछ लोग जो हैं उनके पास हैं जिनके बारे में कई तरह के इल्ज़ामात हो सकते हैं, तो फिर ये, लेकिन इसमें कई तरह की कैटेगरीज देखें। कई वो लोग होंगे जो यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, वो ये है कि दुश्मन के आलाकार बन के कोई अफगानिस्तान में है, कोई इंडिया में है, ये है कि उनके मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए कई तरह के लोग हैं, ये है कि ये तो एक बड़ा लंबा सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से कि हमारी सियासी क़यादत ने, सारी क़यादतें हमारी तो आपको याद है कि हम तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने तो अपनी ये कि
अपनी पार्टी को छोड़कर ये है कि जो कौम परस्त जमातें थी उनको ये है कि सपोर्ट किया। और डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को आपको याद है मिनिस्टर बनाया। और ये भी मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने बड़ी बालिग नज़री का सबूत दिया जब जिन लोगों ने रेट ऑफ द गवर्नमेंट को, रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया, जिन्होंने और कई ऐसे ये है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे हमले किए, उनके बारे में गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के फतवे लगाने की बजाय उन्होंने कहा कि ये हमारे नाराज़ बलोच भाई हैं, हम उनको मना के कौमी धारे में शामिल करेंगे। और इसके बड़े अच्छे असरात मुरतब हुए। चंद लोग हैं, मैं आपको बताऊं अनवर साहब, चंद लोग हैं, ये कोई ऐसे लोगों के अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, चंद बिल्कुल ये एक अनासर है, मुट्ठी भर अनासर है जो इस तरह की मजमूम हरकतें करते हैं, हमारे दुश्मन ममालिक के आलाकार बने हुए हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। अवाम में उनको कोई पजीराई हासिल नहीं है। जो इस वक्त पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है पराचा साहब, इस वक्त आफ्ताब जहांगीर साहब की जमात जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आज ये तमाम इन्होंने इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर किया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं मैं इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। हुकूमत जो है उनको एक चैलेंजेस हैं, ये लोड शेडिंग का चैलेंज है। IMF से मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं लेकिन ज़ाहिर बात है उनके मुतलबात हैं बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पे। आपने से बात हो रही थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का दौरा सऊदी अरब, फिर चाइना भी मुतवक्के है। ऐसे में इस इंसिडेंट का होना क्या, इसको किस तरह आप देखते हैं? बहुत शुक्रिया। और यकीनन दोनों सीनियर दोस्त हैं, अच्छी बातें की उन्होंने कि पाकिस्तान का मफाद सबसे बालातर है। पार्टी पॉलिटिक्स चलती है पाकिस्तान में, पहले भी चलती रही है। और ये भी दुरुस्त है कि जिस मुल्क में इतनी गलत अफवाहें फैलाई जाएं, इतनी अफवाहें फैलाई जाएं, रोज़ाना जहाँ ब्लॉकेड हो। अभी मैं आपके ऑफिस आ रहा था तो पता नहीं मुझे कहाँ से घूम के आना, रेड जोन सील हो जाता है और बेचैनी हो, इज़्तिराब हो। तो तवज्जो हमारी, कहना मैं ये चाहता हूँ कि हमारा फोकस रियल इश्यूज़ पे नहीं रहता। रियल इशू ये हैं जो आज कराची में जैसे हुआ, क्या ये पेशावर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में, दीगर शहरों में हर जगह पोटेंशल है, क्योंकि हम 20-22 सालों से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और वो ग्रुप्स मौजूद हैं। अगर वो ग्रुप्स वैसे सामने नहीं हैं तो उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। तो हेजान अंगेज़ी जब होगी, जब फोकस ही एडमिनिस्ट्रेशन का और सियासी जमातों का और होगा तो दुश्मन कुव्वतों को फिर ऐसा मौका मिलेगा, वो ऐसा करेंगे। दूसरी बात अहम है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से चीन का दौरा होने वाला होता है या चीन से कोई आने वाला होता है तो ये एक पैटर्न समझ लें, 100% ये पैटर्न है वो सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से, कि ज़रूर दुश्मन कुव्वतें वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती हैं, वो टारगेट्स ढूंढती हैं ताकि एक मैसेज पाकिस्तान से जाए कि चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं, वो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, वो उनके दूसरे इंटरेस्ट हैं। दूसरे का मतलब है फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट होते हैं। दोनों मुल्क एक मौक़िफ़ रखते हैं बहुत सारे इश्यूज़ पर। तो एक कोशिश होती है कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ को टारगेट किया जाए ताकि चाइना को ये मैसेज आए कि पाकिस्तान इज़ नो मोर सेफ फॉर यू। अभी आपने देखा दासू वाला वाक़या हुआ था, कितना बड़ा वाक़या हुआ था और उसके लिए कुछ अहम मीटिंग्स होना थी, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होनी थी, वो रुक गई थी। कुछ डेलीगेशन का एक्सचेंज था, वो रुक गया था, क्योंकि चाइनीज़ के लिए, यानी जैसे हम कहते हैं ना चाइना इज़ एन आयरन ब्रदर, जैसे हम कहते हैं कि हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती समंदर से गहरी है, ट्रस्ट मी कि चाइना में भी ऐसा ही नैरेटिव है। चाइनीज़ भी पाकिस्तान के बारे में यही कुछ समझते हैं कि पाकिस्तान इज़ आवर टेस्टेड फ्रेंड। ये वन वे नहीं है। मसलन चाइना में ज़ल्ज़ला आया सिचुआन में तो जो स्ट्रेटजिक रिजर्व था पाकिस्तान के पास टेंट्स वगैरह का, पाकिस्तान ने वो भिजवा दिया। इस तरह के वाक़यात से ज़रा थोड़े बहुत इस तरह के वाक़यात जन्म ले सकती नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, दासू वाला वाक़या हुआ तो उसमें क्योंकि उनके अपने शहरियों की जान वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, जैसे हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है अपने शहरियों की। जब इस तरह के मैसेज जाएगा तो वो फिर उनकी लीडरशिप से क्वेश्चन होता है कि व्हाट फॉर वी आर डूइंग ऑल दिस। अगर हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशियन, हमारे बिजनेसमैन, टीचर्स अगर सेफ नहीं हैं, और ये तो जो कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन है वो तो अमन की सिविलाइजेशन है, और उस इंस्टीट्यूट में ये दहशतगर्दी हो जाए। खातून तो बमबार का भी कह रहे हैं, खुदकुश बमबार का, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद अपनी तर्ज का अगर इसकी तस्दीक भी फॉर्मली हो जाती है तो ये भी फर्स्ट होगा। नहीं, पहले भी, अच्छा, पहले जब वॉर ऑन टेरर बहुत ज़्यादा थी तो उस वक्त भी इस तरह के वाक़यात होते थे, लेकिन अभी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं।
इन्वेस्टिगेशन होंगी, बाद औक़ात ऐसे ही ज़िम्मेदारी भी लगा दी जाती है कि फ़लाँ ने ज़िम्मेदारी ले ली। तो जब तक हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हमें कुछ बताती नहीं हैं, जब तक हमारे इंटेलिजेंस मैकेनिज़्म या हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी हैं, अगर जब तक वो फाइंडिंग नहीं देती तो मेरे लिए प्री मैच्योर होगा मैं कोई बात क्योंकि वो तस्वीर उनकी बहुत गर्दिश कर रही है। जी हाँ, ये तस्वीर आती रहती है। ठीक है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा जरा आते हैं जो मुल्की सियासत है। वैसे तो मुल्की सियासत मुल्की मईशत और मुल्की सिक्योरिटी से बिल्कुल जुड़ी हुई है और तमाम चीज़ों का एक दूसरे पर इम्पैक्ट आता है। तो आफ्ताब भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब इलेक्शन कमीशन से आप लोगों की कितनी नाराज़गी बढ़ गई है कि आपके दौर में ही जो एक आइनी तरीक़ाकार है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और लीडर ऑफ दी अपोजिशन की बामी रजाबंदी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तैनात किया गया था। आज अब आप लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम मुनज़्ज़म चलाएंगे। चेयरमैन पीटीआई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा सिग्नेचर मुहिम होगी, इस तरह के मुजाहरे किए जाएंगे, सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जाएगी। तो सर, इतना बड़ा रिलीफ तो आपको एक तरह से मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उन्होंने कहा है कि 17 मई तक आपको भी सुना है, इंटर कोर्ट अपील में आप लोग गए हैं और 31 दिन में जो फैसला है उसको भी फिल वक्त मुअत्तल कर दिया 17 मई तक। तो क्या वजह है कि अब आप लोग जो है वो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? ये तो एक टेन्योर पोस्ट है, आईनी पोस्ट है, इस तरह मुतालबा करने से आप समझते हैं वो फॉरेन फंडिंग केस डाइल्यूट हो जाएगा, ये मकसद है? अच्छा देखिए अनवार, पहली बात ये कि फॉरेन फंडिंग केस हो या कोई भी हो, डाइल्यूट तो कोई भी नहीं होता। लेकिन मेरा कहना ये है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका पैमाना एक जैसा है तो फिर तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि आप रात को आधी रात को अदालतें खोल लें, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि किसी और साइड के लिए भी किसी ने जिसने भी घंटा बजाया उसके लिए काजी मौजूद है, तो फिर तो हम समझते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब आपका एक्ट ये करता है शो कि जी एक तरफ आप इस तरह के एक्शंस ले रहे होते हैं और दूसरी तरफ आप सर 8 साल से चल रहा है फॉरेन फंडिंग का केस। जी हाँ, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस तक थे ही नहीं जब शुरू हुआ। सर ये चीफ जस्टिस जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगे, ये भी सबको पता है कि किस तरह लगे, क्या लगा। आप लोगों की हुकूमत लगा, किस तरह लगे, जरा आज बताइए ना। सर ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये साहब को, अनवर भाई आपको पता है मेरी आदत का, मैं रहा नहीं जाता। ये मैं जब रेलवे की कमेटी का मैं जब मेंबर बना था तो ये रेलवे के सेक्रेटरी थे। जी समझे ना। और वहां पर बैठकर भुट्टो साहब जो कि चेयरमैन है हमारी स्टैंडिंग कमेटी के, और बहुत सारे दोस्त, अली परवेज और भी बहुत सारे लोग दोस्त थे उस कमेटी में, बड़े अच्छे सीनियर इनके नॉन लीग के भी और दूसरी पीपल्स पार्टी के, वो तनकीद इतनी कर रहे थे रेलवे के ऊपर के तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, कोई काम नहीं किया आप लोगों ने। आज मतलब वही मैं इसलिए ये बात मैंने आपको लिंक की है कि परफॉर्मेंस की बात पर मैं बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत सीनियर होंगे, बहुत खानदान पूरा इनका ब्यूरोक्रेट है, दामाद भी किसी के हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह पर। लेकिन अगर उनका एक्ट अब जैसे उस वक्त वो लोग आप ओन नहीं करते इनकी अपॉइंटमेंट का, आपके दौर में हुई ना सर? अच्छा देखिए, ये कहते थे कि जी डेडलॉक लगा, ये आपको भी पता है अनवर भाई, एक डेडलॉक लगा था, कहां से आया क्या हुआ, बहरहाल वो मैं इस चक्कर में पढ़ने के बजाय अच्छी बात, सारी बातें इक़्तिदार में आने के बाद आपको आ रहा है कि काम दिया था जस्टिस फायज ईसा ऑनरेबल जज के खिलाफ जो रेफरेंस है उस पर भी इजाज़े अफसोस हो रहा है। ये सारी बातें इक़्तिदार से हट जाने के बाद क्यों याद आती हैं? ये चीजें मैंने महसूस की हैं कि जब इक़्तिदार में नहीं होता तो फिर पीटीवी का रवैया क्या होता है, उसके सवालात क्या होते हैं। चले मेरे सवाल में इतराज़ जवाब तो देना। अच्छा मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको सवाल सख्त लग रहे हैं क्या मेरे? नहीं अनवर भाई, अगर आपको, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक ही नोयत के केसेस, अगर मैं एक हूँ और मैं कहता हूँ कि इसी नोयत के केसेस दूसरे दो अशखास के ऊपर भी है और आप इनको लिंक कर लें और फैसला एक ही दफा कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं जी उनको तो हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, उनके लिए मामला आपके लिए एक स्पेशल वो है, और आज तक आप मुझे बताएं अनवर भाई, मैं ये सवाल पूछने का हक बजानिब हूँ कि मुझे ये बताया जाए कि ये 7 साल से जो शख्स इस केस को लेके चल रहा है, कभी आपने देखा उसका जाती मसला क्या है? यहाँ वो आपके फाउंडिंग मेंबर्स में से है सर, अकबर एस बाबर। आप सुन ले ना अनवर भाई, सुन ले कि यहाँ पर जाती मसले के ऊपर मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने एक गाड़ी का मेरे साथ मसला हुआ, मैंने कहा यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अल्लाह की जानिब छोड़ दिया, मेरे का अगर नुकसान छोड़े, आप अपने हिसाब किताब दे दे, बात खत्म हो जाएगी, वो बंदा खुद ही जो है साइड पे हो जाएगा। उसके पीछे इसका मतलब ये है कि उसके पीछे उसको पेड किया जा रहा है और ये सारा सिलसिला है। अच्छा। और मैं, हमारी ये दरखास्त है
कि जी आप फैसला करें, जो मर्जी करें, लेकिन तीनों केसेस, चारों केसेस जितने भी इस मुल्क के अंदर हैं वो इकट्ठे उन सुने, सबको आप लिंक कह कर रहे हैं। लें चले, और उसको ये आपने सुनने की आपका कोई नुक्ता आ हर्ज गया नहीं। सर, नुक्ता आ गया। ये मुझे बताएगा चीमा साहब इतराज उठा रहे हैं कि मैं उनसे ऐसे सवाल क्यों कर रहा हूं, लेकिन अब मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। कहते हैं कि पैमाना होना चाहिए। आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं आपका केस सुने, पीपल्स पार्टी के सुने, पीटीआई का सुने, और कह रहे हैं आप लोगों के लोग नुक्ताचीनी किया करते थे। हमारे लिए तो बहुत मुअज़्ज़ज़ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उन पर। देखिए, ये तो वो बात है जो हमेशा कहते रहे कि ये एहतसाब वो होता है जो अक्रॉस दी बोर्ड हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो फेयर हो। ये नहीं है जिस तरह 3.5 साल, 4 साल तक कौम देखती रही कि वन साइडेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, टारगेटेड है। एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। देखें, ये जो कुछ जो आपने कहा इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस की बात हो रही है, कहते हैं सब पार्टियों का देखिए होना। बात ये वैसे है, ये प्रोहिबिटेड नहीं, शायद फंडिंग है। नहीं बिल्कुल होना चाहिए, सबका होना चाहिए। मैं कहता हूँ अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिन्होंने वो जो केस लेके गए, कोई ना पीपल्स पार्टी लेके गई ना मुस्लिम लीग नून लेके गई। कह रहे हैं अकबर एस बाबर फंडेड है। मैं उनके देखें, उनके कौन हैं, उनके फंडिंग मेंबर हैं, उनके घर के वेदी नहीं, हैं। यहाँ पे देखें, हजारों आए चले गए, नहीं मेरी गुजारिश सुन लें। कह रहे हजारों आए चले गए। देखें, उनके जो उनके अंदाजा कर लें कि उनके बारे में, आफ्ताब भाई गुजारिश सुन लें, दस्ते रास्त से ना वो अच्छा, कहते हैं। देखें गुजारिश सुन लें कि उनके जो घर के बेदी हैं, उनका नुक्ता नज़र क्या है, जिन्होंने करीब से देखा उनको। अकबर एस बाबर हों, जस्टिस वजीउद्दीन हों, ये इनके साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अहमद जवाद साहब हों, ये सबका नुक्ता नज़र आपके सामने है। किस तरह उन्होंने देखा है, और ये है कि इनका यानी चेयरमैन साहब का जो रवैया, अब वो कह रहे हैं अब इस पे क्या करेंगे, वो कहते हैं तहरीक चलाएंगे। देखें बात ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ये कहूँ कि उनके बारे में इनके ये रिजर्वेशन या मुखालफत उस वक्त शुरू हुई जब डस्का के इलेक्शन में यह है कि जब ये है कि वो जो धांधली की कोशिश की गई पीटीए की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कई यानी दर्जनों के हिसाब से प्रिजाइडिंग अफसर जो है उनको अगवा किया गया, उनसे अपनी मर्जी के रिजल्ट जो है वो रिटर्निंग अफसर के पास नोटिस लिया गया, और उसका जब ये कि उनकी धांधली के बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस लिया और कुछ ऐसे अहकाम पास किए, जो इशू किए, जो इनको ज़ाहिर है कि इनके लिए इनके लिए बड़े इनकी तबीयत नाजुक पे गिरा गुजरे। ये इसके आदी नहीं थे। वो समझते थे कि तमाम इदारे जो हैं हमारे, ये है कि हमारे एहलकार का, हमारे जो आलाकार बन जाए, एहलकार बन जाए, हमारे ये है कि वो चूँकि हमारे, तो अब से कहाँ थमेगा जाके, सवाल ये है। बात ये है, मैं आज फिर कहता हूँ अनवार साहब कि एहतसाब वाले इदारे हो, नैब हो या कोई इदारा हो, इसका मुतबादल जो आप भी बड़े नुक्ताचीनी करते हैं ना, नैब जो नैब हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये सारे इदारे जो हैं, मैं कहता हूँ, मैं किसी फ़र्द का नाम नहीं लेता, ये जो है ये उन लोगों के हवाले होने चाहिए, वो टीम होनी चाहिए जिसके ऊपर पूरी कौम का एतमाद हो। ठीक, यानी ये है कि जिनका किरदार जो है वो, ये उनकी इंटेग्रिटी बियॉन्ड डाउट हो। ओके, राजा साहब से सवाल से जान लेता हूं। उनके असूल पसंदी, उनका पिछला रिकॉर्ड इस तरह का हो कि ये है कि वो यानी ये उनका किरदार, उनका बाकिरदार होना, बासूल होना, क्वेश्चन हो, जो मुसलमा हो पूरी कौम की नजर। राजा साहब बताइएगा, आफ्ताब साहब से तब दोबारा किया तो फिर कहते हैं जी आप पहले सवाल जो है वो तो तेज कर रहे हैं। खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तारीफ भी की हुई है मुख्तलिफ मौक़ों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की। अब वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन चलेगी, सोशल मीडिया पे चलेगी, मुजाहरे होंगे, गली गली जाके बताएंगे कि हमें नामंजूर है, एतमाद नहीं है हमारा इस पर। खान साहब ने भी तारीफ की हुई है और शेख रशीद साहब भी देखे ना, वो कहते थे कि मेरे सेक्रेटरी हैं। वो भी रेलवे के वजीर थे, आपको याद होगा आफ्ताब साहब। वो शेख साहब का मुझे यही तो कसूर है। किसका? चले, आपने रमजान में जो बात दिल में थी वो जवाब पे आ गई। अच्छा, शेख रशीद साहब ने तो बाकायदा क्रेडिट लिया था ना कि जो मेरा ये सेक्रेटरी रहा तो मैं इनको लेके आया हूँ। खुद खान साहब ने भी कहा था, स्पेशली इसी केस के हवाले से एक सवाल हुआ था फॉरेन फंडिंग का, तो उन्होंने कहा था कि पिछले जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो इनके थे, तो ये जो है ना ये अच्छे आदमी हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। अब सूरत हाल ये है, अकबर एस बाबर, आफ्ताब जहांगीर साहब जो भी मर्जी उनके बारे में कहें, ये बाजार रोड पे ना इनका दफ्तर था पीटीआई का, बाजार रोड पे जहाँ ये कवर्ड मार्केट हुआ करती थी, G64 में इनका दफ्तर होता था। कोने में घर था, उसमें सारा दिन जो है ना वो बाबर साहब बैठा करते थे। आफ्ताब साहब तो नजर नहीं आए होंगे आप? नहीं, आफ्ताब साहब तो खैर कराची में रहते हैं, अब क्या मैं गिला करूं कि ये ऑफिस जाते हैं। पता नहीं पीटीआई में कब आया आफ्ताब भाई, मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब 1996। हाँ, जब ये पीटीआई बनी थी तो वो सारा दिन अकेले बैठकर
टेरेस पे कोई 20-25 कुर्सियां लगा के बैठे होते थे। इत्तफाक से मेरा बराबर ऑफिस था फ्रंटियर पोस्ट का। अच्छा। तो मैंने वहाँ जा 62 हमारा ऑफिस था, 60 शायद इनका ऑफिस था। तो मैं रोज़ाना देखता था और मैं दिल में सोचता भी था, ये तो खैर इनकी पार्टी हुकूमत में आ गई, उस वक्त तो नहीं लगता था ना कि कभी ये पार्टी, क्योंकि अकबर एस बाबर अकेले, अब अकबर एस बाबर ये सारा कुछ देखते रहे, फंडिंग कहाँ से आ रही है, उन्होंने जाकर चैलेंज किया। आज पीटीआई की कायदीन जो भी कहें उनके बारे में, वो बिक गए, जैसे आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं। हालांकि कहना नहीं चाहिए, रमज़ान है, वैसे भी बोतान नहीं लगाना चाहिए, लेकिन चलें, जो भी कहें इनका हक है, कहते रहें। लेकिन उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी दी है, यानी एट द प्राइम टाइम ऑफ हिज एज। मैं खुद विटनेस हूँ, मैं उनको ये होते थे, और सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब भी हमें नज़र आते थे। ठीक, आज अगर वो क्वेश्चन कर रहे हैं, बजाय इसके कि उन सवालों का जवाब दिया जाए। नंबर 2, पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से तो अब साल हो गया ना, 1.5 साल ये आई, ये तो 8-9 साल का पेंडिंग पड़ा है ना। और चीमा साहब ने दुरुस्त कहा, अगर डस्का वाला वो धुंध वाली थेरी मान ली जाती, बंदे उठाने वाली मान ली जाती, वो उस्मान डार ने बंदे उठाए या फिरदौस आशिक अमान ने बंदे उठाए, जिसने भी उठाए खुदा बेहतर जानता है, लेकिन अगर वो वाक़या ना होता, और वो भी सोशल मीडिया है, वही सोशल मीडिया जिसको पीटीआई भी इस्तेमाल करती है, जिसको दूसरे भी इस्तेमाल करते हैं, नौबत यहाँ तक ना आती। डस्का वाज अ टर्निंग पॉइंट इन रिलेशन बिटवीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड पीटीआई। एंड देन ईवीएम्स, वो बाद में आती रही ना, सारी चीजें बाद में सारी चीजें आती रही। अब तो ईवीएम जब इन्होंने लॉ पास किया तो इलेक्शन कमीशन इज बाउंड टू फॉलो द लॉ। आप कभी आप मुत्तफिक है कि डस्का वाज अ टर्निंग डस्का, मैं कहता हूं, मैं उस वक्त भी कह रहा था, क्योंकि डस्का में जब हम कहते हैं ना, खुद जनाब इमरान खान बड़े बड़े जलसों में, खान साहब का जो ये मुतालबा, ये प्रीएम्प्ट करना चाह रहे हैं फॉरेन फंडिंग, मैं आता हूं, लेट मी मेक माय आर्गुमेंट। खान साहब ने खुद ही तो हिम्मत दी लोगों को कि आप किसी के नीचे नहीं दबें, आप खड़े हो जाएं। इलेक्शन कमिश्नर खड़ा हो गया, इलेक्शन कमीशन खड़ा हो गया, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। अब जो आप कहते हैं ना, सारा यही है, चूंकि अब तो प्रूव हो गया ना कि प्रोहिबिटेड सोर्सेज से फंडिंग आई, ये भी प्रूव हो गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 एग्जैक्टली वो डिफाइन करता है, और उसका जो सेक्शन 13 है वो बताता है कि किसी ऐसे सोर्स से सेक्शन 4 पढ़ लें, 5 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 13 लायबिलिटी देता है, 4-5 सेक्शन, मैं रिपीट करता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वो प्रमलगेट हुआ था, उसमें लिखा हुआ है कि कोई गैर मुल्की फंडिंग नहीं आएगी, कोई गैर मुल्की कंपनी नहीं देगी। इधर एक छोड़ें, इधर तो अजीब अजीब सोर्सेज से फंडिंग आई हुई है, तो हिसाब तो फिर देना होता है। तो आफ्ताब साहब, बड़ा छोटा सा इसका जवाब है, तलाशी देने में क्या कबाहत है, मोतरस क्यों है? पता चल जाएगा फॉरेन फंडिंग केस पे, अगर कोई आप लोग के खाते क्लियर हैं तो आप लोग जो हैं वो इजीली इससे बाहर निकल आएंगे। क्या इसका खौफ है? अच्छा, हम तो तैयार है तलाशी लेने के लिए, देनी है, लेनी नहीं है। अच्छा बात सुने, हमने तो दे दी तलाशी। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी तलाशी की रोशनी के अंदर अगर आप ये दूसरी पार्टियों का क्या अगले 7 साल फिर यही चलता रहेगा कि जी हम जो है एक और कोई एक डॉक्टर साहब खड़े होंगे और वो लेके चल रहे होंगे कि जी फंडिंग नून लीग की, फिर एक पटेल साहब खड़े होंगे, वो लेके चल रहे होंगे पीपल्स पार्टी की, और फिर प्राचा साहब कहेंगे मैं तो इनको देखता था, डॉक्टर साहब को भी देखता था, ये अकेले लगे हुए थे, बड़ी मेहनत की इन्होंने। और ये तो हम ये चाहते हैं कि इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। एक ही दफा जो फैसला करना है वो कर ले, इनको क्लब कर ले, ये होता है। तो क्लब करने की बात है, हटाने की क्यों फिर मुतालबा है? क्लब आपने कहा क्लब, इसलिए कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, वो हमारा मौकिफ जानने, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमने आर्टिकल 5 की बात की, उन्होंने कहा जी आर्टिकल 5 को छोड़ें, आप उसको हम नहीं देखेंगे आपका रीजन क्या है क्या नहीं है, हम उसकी तशखीस में नहीं जाएंगे कि आपको क्यों बीमारी लगी। हम ये कहते हैं कि जी उसने जो है रूलिंग गलत दी है। जबकि रजा रब्बानी साहब 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जी स्पीकर की रूलिंग को कोई दुनिया की अदालत चैलेंज नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने की जिस तरह की, जैसे की, वो सबके सामने। इसी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि जब आपने कोई काम करना है तो फिर उसको अक्रॉस द बोर्ड करें, ताकि आवाम को ये पता हो कि ये सिर्फ
पीटीआई के साथ स्पेशली नहीं हुआ है। ये जितने भी, चाहे वो कोई भी हो, पीटीआई उसमें शामिल है नहीं है, कोई भी हो, जिस किसी के साथ भी ये मामलात हैं उसके साथ एक दफा ये फैसला हुआ है कि इकट्ठा करके हमने कहा कि एक दफा सबको सुन लिया जाए। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, 24 घंटे अदालतें लगती हैं, और क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इसको भी 24 घंटे की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन कर ले और कहे जी आपका तो हमने सुन चुके हैं, इनका भी दोनों का सुन लेते हैं मौकिफ, आपके पास जो मवाद है आप भी लिया, इनके पास जो मवाद है आपने 40,000 है आपने हमें सबूत दिए, ये 4 सबूत हमें लाके दे दें, तो हमें क्या एतराज है? जो फैसला करे अदालत, हम तो हुक्म में देखे अदालत ने फैसला किया, हम बाहर हैं, ये अंदर हैं। आज ये वो जिन लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाते थे, आज ये उनके, इसलिए मैं वो सारी बातें नहीं करना चाहता जो आदमी हम ड्राइंग रूमों में करते हैं एक दूसरे के साथ। जी चीमा साहब, वो कह रहे हैं सारी बातें नहीं करना चाहता, जो ड्राइंग रूम में बहुत कुछ कह भी गया और नहीं भी कहना चाह रहे, और साथ में वैसे बात वो कहते हैं तमाम के हो जाए, हिसाब हो जाए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए ड्राइंग रूम, एग्री कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो एग्री करता हूँ, सबको होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन वो आजकल कह रहे हैं ना, उनको हीट महसूस हो रही है कि सिर्फ उनका हो रहा है। और जहांगीर भाई से मैं ड्राइंग रूम में अक्सर कहता रहता हूँ कि आप कहाँ फंस गए हैं, छोड़ें आप हमारी तरफ आए, और ये पूछ रहे उनसे, मैंने एक दफा वैसे कह का बड़ा दिल से लगाया आफ्ताब साहब ने, बहुत दफा कराची के जलसे में मौजूद थे, मैंने देखा स्टेज पर मौजूद थे, और अब भी मेरी ख्वाहिश है क्योंकि मेरे दिल में बड़ा उनका एहतराम है, बहुत शरीफ नफ्स आदमी है, और अपने इलाके में अपने यानी ये उनका बड़ा अवामी राब्ता बहुत ज्यादा है, लोग इनका एहतराम कर लिया आपने कि इस्तीफा वापस ले लें अपना, और मेरी ख्वाहिश अब भी यही है कि ये उनको छोड़े और वापस इधर आए मुस्लिम लीग नून की तरफ। अच्छा, ये तो जी बजरिया प्रोग्राम आपको दावत है नून लीग ज्वाइन करने की, मैं उनको पता है, मैं कई बार दावत दे चुका हूं, मिलती रहती है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जो अकबर एस बाबर नहीं बनूंगा। नहीं, उनको तो आप लोगों ने पार्टी से हटा दिया था ना। नहीं, अच्छा देखें, अच्छा मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, अब ये थोड़ी सी मेरे डॉक्टर साहब अगर इजाजत देंगे कि डॉक्टर साहब को ही पता है कि हम एक चीज मैंने और डॉक्टर साहब ने इनिशिएट की कि जी हमें कुछ चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए कि जी ये इनको क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या है क्या नहीं है। तो अच्छा अनवर भाई, मैं अनवर भाई एक बात बताऊं, डॉक्टर साहब का एक कमाल मैं बता रहा हूं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, बड़े भाइयों की तरह ये मेरी बहुत ही मोहतरम है, और ये ट्रू पाकिस्तानी है। ये हमेशा हमें इंकरेज करते थे कि ये हमें इंकरेज करते थे कि यार आफ्ताब भाई इस मौजू के ऊपर चलते हैं, वजीर खजाना के पास इस बात के ऊपर चलते हैं, हम फलानी जगह पर इस बात पर चलते हैं, है ताकि चीजें बेहतर हों, और ये बड़ी अच्छी हम लेकर चीजें चलते थे। चलिए, ये तो अंजुमन सताइश बामी का इजलास लग रहा है, अब आगे बढ़े साहब। अच्छा नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पराचा साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, पराचा साहब करें सवाल। जी पराचा साहब कर ले, पराचा भाई कर ले। मैं बात कर रहा था कि शेख रशीद साहब ने इसकी तारीफ की, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, तो आपने कहा यही तो एतराज़ है, तो क्या एतराज़ है? शेख साहब तो इतने आपकी पार्टी के साथ हैं, वो इमरान खान की इतनी तारीफ़ करते हैं, उनके दोस्त हैं, वो बार बार कहते थे 5 साल इमरान खान हुकूमत पूरी करेगा, वो तो पूरी ना हुई, तो आपको ज़ाती तौर पर किस तरह का एतराज़ है शेख रशीद अहमद पे? अच्छा पराचा साहब, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, क्योंकि शेख रशीद साहब वजीर रेलवे थे जी और ये सेक्रेटरी थे, मैं भी उस कमेटी का एक मेंबर था, कभी कभी इजलास हो जाता था, हम उसमें शरीक होते थे। तो हम बहुत सारी चीजें उठाते थे, मैं आपको सही बात बताऊं कि हम बहुत सारी चीजें उठाते थे कि जिससे मेरी हमेशा से ये आदत रही है, कोशिश रही है, आप मेरे जितने साथी हैं दोस्तों से पूछेंगे कि मेरी ये कोशिश रही है कि मैं लोगों की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए पार्टी से अलग हटकर भी अपना मौक़िफ़ बयान करता हूँ। जी मैंने कई दफा कहा कि देखिए कराची शुरू होता है, रेलवे शुरू होता है कराची से और एंड होता है कराची में, तो रेलवे के अंदर बहुत सख्त जरूरत है रेलवे को बेहतर करने के लिए, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, माजी की हुकूमतों ने भी नहीं दी और हम भी नहीं दे रहे, हम भी लफाजियों से आगे नहीं निकल रहे। तो उस वक्त जो मैं इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सेक्रेटरी साहब भी थे और वो भी जिस तरह वो और शेख रशीद एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते, तो जैसे आपने जिक्र किया तो मैंने कहा कि यकीनन शेख साहब ने, क्योंकि शेख साहब के साथ उनका दरीना ताल्लुक है, वो रेलवे के मिनिस्टर भी रहे और फिर पुराने ब्यूरोक्रेट है, मैं तो नया हूँ, मैंने इन्हीं 3 सालों में लोगों से चंद मुलाकातें की हैं, ये तो मुसलसल मुलाकात करते हैं, तो इन्होंने यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा होगा कि ये बेहतर चॉइस है, और भी कहीं से आई होगी ख्वाहिश, लेकिन उनसे पूछना तो चाहिए ना, जिन्होंने आपको रिकमेंड किया। आप लोग तो इतने नालायक हैं कि कह रहे हैं कि उनको हटाया जाए, तो उनसे पूछ-पड़ती थी और चाहिए शेख साहब से पूछे, वो तो आज भी आपके एहतजाज में साथ खड़े हुए थे इस्लामाबाद में।
अच्छा अनवर भाई, बाज दफा हम तरबूज खरीद के लाते हैं, हमें लगता है बड़ा जबरदस्त ठोक बजा के देखते हैं और ऊपर से रंग रूप भी अच्छा नजर आता है, लेकिन जब काटते हैं तो पता अच्छा, ये चलता मैं है पराशर साहब से पूछूंगा, अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी किसकी चॉइस थी, और जस्टिस फाइज साहब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ जो रेफरेंस था वो भी गलती थी। ये सारी गलतियां इकतदार से हटने के बाद क्यों वैसे होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से तरबूज की मिसाल नहीं एक्चुअली ना, बनती नहीं है। एक्चुअली अनवर बनती साहब नहीं है। बात ये है आफ्ताब भाई, बात ये है कि जो भी आप कहें, एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप कहें, मसलन 3.5 साल गुजार दिए, अगर 5 साल आप गुजारते और एमक्यूएम साथ ना छोड़ती तो फिर बैरिस्टर फरोग नसीम साहब की इस तरह से शिकायत ना होती जैसे अभी आपके पुराने जो वज़रा थे वो कर रहे हैं, या खुद पुराने वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान कर रहे हैं। अगर एमक्यूएम आज भी एक सेकंड दे दीजिए, अगर आज भी एमक्यूएम वापस आ जाए पीटीआई के साथ तो फिर तारीफें होंगी, क्योंकि बैरिस्टर फरोग नसीम की इतनी तारीफें मैंने इतनी सुनी, इन्हीं वज़रा से सुनी। ओ इतना उनको नफीस किसको कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी काबीना में नहीं, उन्होंने कहा मेरी काबीना में सिर्फ 2 नफीस वज़रा हैं, एक जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दूसरे बैरिस्टर फरोग नसीम साहब के बारे में था। तीसरी जो आप कहते हैं ना कि ठोक बजा के खरबूजा या तरबूज ले आए, पता नहीं आप के यहाँ क्या होता है, सब्जी में या फल में कुछ गड़बड़ थोड़ी सी आ जाए ना तो घर में खरीदने वाले का वही हाल होता है जो आज पीटीआई का हो रहा है। ये अच्छा नुक्ता उठाया फराज साहब। अच्छा अब अनवर भाई मैं जरा जवाब दे दूं। देखिए आपको इस बात का इल्म है, ये प्राचा साहब को भी इस बात का इल्म है कि ये सीनियर साफी हैं, और मेरे डॉक्टर साहब को भी इस बात का इल्म है कि पिछले 3.5 साल तक जब तक फरूक नसीम साहब ने ऑफिस नहीं छोड़ा, रिजाइन नहीं किया, आपको इस बात का इल्म है कि जितने भी लीगल मामलात होते थे वो फरूक नसीम साहब करते थे और उनके जवाबात भी आके पार्लियामेंट में देते थे। और एमक्यूएम उनको ऑन नहीं करती थी। एमक्यूएम कहती थी ये हमारे कोटे में नहीं है, इसका मतलब ये होता था कि वो किसी और के कोटे पे है, और एमक्यूएम कहती थी हमें एक और मिनिस्ट्री दी जाए क्योंकि ये हमारे कोटे के अंदर नहीं है। ये बिल्कुल ये क्लियर बात है। किसके कोटे से थे? प्राइम मिनिस्टर साहब के कोटे से नहीं थे? किसके कोटे से? देखिए यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी के कोटे से थे, जैसे किसी के कोटे से थे। अब तो सच बता दें किसके कोटे से थे। अब अखलाकी तौर पर भाई रमजान है, बता दें। अच्छा नहीं मैं बता, सबको पता, आपको भी पता है, प्राचा साहब को तो बहुत ही बेहतर पता है। अच्छा आप नहीं बताएंगे लेकिन अच्छा देखें अनवर भाई, मैं साहब इनकी मुश्किल आसान कर दें। मैं उसका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने। प्राचा साहब जी अनवर भाई जी प्लीज बात सुन ले फिर आप। जी प्लीज। वकील का पेशा एक ऐसा जबरदस्त पेशा है कि वो दोनों सूरतों में जीतने पे भी खुशी मनाता है और हारने पे भी, क्योंकि फीस वो पूरी लेता है, समझे ना। ये 3.5 साल तक मुकदमा लड़ते रहे और उसके बाद आके जब वो बाहर बैठे तो उन्होंने इस्तीफा दिया और पार्टी में चले गए। लेकिन अखलाकी तौर पर फरूक नसीम का ये काम था कि ये कहते हैं कि ये जितने ऑर्डिनेंस हैं या जस्टिस फाइज ईसा वाला मामला है जो कि उन्होंने खुद उठाया है, ये जितने मामलात हैं उनको ऑन करते हैं। मेरे आर्गुमेंट्स हो सकता है कमजोर हों, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये फैसला, मैंने जो केस लड़ा था ये बिल्कुल सही लड़ा। ठीक है, मैं चीमा साहब आपसे जानना चाहूंगा सर, चूंकि अब आप लोग हुकूमत पे हैं ना, तो ये तो ज़ाहिर अपोजिशन में इस वक्त लिबर्टी में हर चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और डिसोन कर सकते हैं। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ गई है। लोड शेडिंग एक इशू है, जब आप लोगों ने 2013 भाई मुझे थोड़ी सी इजाजत दे सर, बस ये हमारे आखिरी लम्हात है, आप हमारे साथ ही हमारे अपने प्रोग्राम के बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं। अब आप लोग उससे कल लोड शेडिंग इशू था, 1 घंटा है मेरा वीडियो इफ्तारी है। बस सर, बस मैं ये हमारे 2-3 मिनट रह गए आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। तो अब सब आप ये चैलेंज, अब दोबारा लोड शेडिंग है, 1 मई की डेट सामने आई हुई है सर, फिर महंगाई, IMF, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैं फेस करना पड़ रहा है और PMLN को फेस करना पड़ रहा है आप लोग। और बात यह है कि ये वजह क्या है, वजह यह है कि पीटी हुकूमत के हाथों 3.5-4 साल हुकूमत के हाथों जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, तब्दीली के नाम पे जो बर्बादी हुई है, उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, उसका हुजम इतना ज़्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि हर शोबे की, मईशत समेत हर शोबे की तामीर नो जो है वो इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन अब रिस्पांसिबिलिटी आप लोगों ने ले ली है, बहुत मुश्किल। अब वो ये बैठ के कहेंगे जी लोड शेडिंग क्यों हो रही है, जान जोखों का काम है, बिजली महंगी हो रही है। लेकिन बात यह है कि मियां शहबाज शरीफ ने एज चीफ मिनिस्टर पंजाब भी करके दिखाया। अच्छा, मैं अब भी समझता हूँ कि जिस तरह उनमें डिटर्मिनेशन है, जो एक मेहनत का जज्बा है जुनून की हद तक, अब यह है मुझे यकीन है इंशाअल्लाह उनकी टीम ने भी यह है कि उनकी मेहनत का,
उनके जुनून और जज्बे का ये साथ दिया तो इंशाअल्लाह ये कि हम इंशाअल्लाह तब्दीली ला के दिखाएंगे। वो तब्दीली पीटीआई वाली नहीं जो ये कि लेकिन ये तो साथ में अब ये पॉजिटिव तब्दीली खान साहब आएगी ने इस्लामाबाद की कॉल दे दी है सर। इंशाअल्लाह ये है कि हम हालात बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह, जिस तरह हमने पहले भी करके दिखाया था। अब इंशाअल्लाह फिर हालात बेहतर और करके दोबारा धरना दे दिया 2014 की तरह। देखें वो तो हम उसके आदी हैं। देखें ये कि वो तो 126 दिन के धरने के दौरान बदकिस्मती से इनकी जो बतौर अपोजिशन भी उनका किरदार जो है वो ऐसा काबिल रश्क नहीं था। देखिए 126 दिन के धरने के दौरान कौम को, लोगों को लाकानूनियत पे उकसाते रहे, ये कि सिविल लाफरमानी की कॉल दी, गैस और बिजली के बिल आप लोग तैयार हैं जलाए। ज़हनी उस तौर वक्त पे अब अगर वो- देखें गैस और बिजली के रेट देखें, आज देखें, अंदाज़ा कर लें जो इन्होंने छोड़ के गए। ठीक है। लेकिन ये कि हमने कोई लाकानूनियत के दर्स नहीं देने, हमने ये है कि जमहूरी तरीके इस्तेमाल करने हैं, हमने मेहनत करनी है और अज़्म के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, पॉलिटिकल विल के साथ, अच्छी टीम के साथ इंशाअल्लाह Last word. हम कोशिश करेंगे कि तब्दीली आए और आवाम को रिलीफ। पराचा साहब, ये अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूदा हुकूमत पे आ गई, IMF से समझौता हो गया, तेल और बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी, सब्सिडीज मुस्तफ़ा साहब ने कहा नहीं दी जा सकती, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। 2014 से 2022 तक आपका मुल्क बंद रहा है, मुल्क में कुछ नहीं हो सका। ये इतनी हमारी लड़ाई हुई आपस में 2014 से 2022 तक, यानी 8 साल जो मुल्क बंद रहे, जो दुकान 8 साल बंद रहे, दुकानदार कहे कि मैं उसी तरह खुशहाल रहूं, हो नहीं सकता। और आगे भी ऐसे आपको नजर आ रहा है? नहीं, आगे नहीं। अब जो 2014 वाले पीछे फैक्टर थे, अब वो फैक्टर तो नहीं रह गए ना। अब तो वो मामला लेकिन आप खान साहब की तकरीर का टूर नहीं, वो कहते हैं आज- आवाम हिफाजत करती है जमहूरियत की। अब आवाम उस वक्त भी हिफाजत कर रही थी। अवामी नुमाइंदे तो पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइंट सेशन में बैठे थे, इसी वजह से तो बच गई थी लेकिन वो वो पंजाब हुकूमत में ना। डेडलॉक है, कल फैसला सुनाना है मैं लाहौर कह रहा हूँ हाई तो कोर्ट में। आपके जब आईनी सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला ही नहीं है। सुने, आपके आईनी इदारे काम कर रहे हैं। यहाँ भी जो ताना भी आफ्ताब जहांगीर साहब भी दे रहे थे कि अदालतें 24 घंटे खुली हैं, बेसिकली ताना दे रहे थे ना, तो अदालतें काम कर रही हैं। यहाँ भी तो अदालत ने काम करवाया ना। अदालत ना खुलती 9 अप्रैल को तो पता नहीं क्या हो जाता, आइन शिकनी हो जाती, आइन की खिलाफ वर्जी हो जाती। जब तक उसने चर्चिल ने कहा था कि अगर आपकी अदालतें काम कर रही हैं तो आपका मुल्क चलता रहेगा इंशाल्लाह। चलें, इसी नोट पे हम प्रोग्राम को अख्ताम करते हैं। अच्छी बात है कि मुल्क हमारा चले और आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जान ने कराची से हमारे साथ नशिस्त किया। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, हमने प्रोग्राम में भी इसकी इब्तिदा में मज़म्मत की, जो जामिया कराची में धमाका हुआ जिसमें 4 अफराद जिनमें 3 चाइनीज़ भी शामिल हैं वो हलाक हुए। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। मुल्क की सियासत क्या रुख अख्तियार करती है, एहतजाज जारी रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी हुकूमत पर इसलिए आयद हो रही है कि बहुत से पहाड़ नुमा चैलेंजेस हैं, इनसे पाकिस्तान को बाहर निकालना है। उसके लिए सियासी इस्तेकाम बुनियादी शर्त है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि सियासत क्या रुख अख्तियार करती है। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान।